तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रह गए झील की पानी की तरह। तुम तो ठहरे ही रह गए झील की पानी की तरह। अगर साथ चलते तो बहुत दूर निकल सकते थे। देखिए, मैं आज आप सबको बताता हूँ एक बात कि जिस दिन से क्लास स्टार्ट होता है, जितने भी बच्चे होते हैं ना क्लास में, सब लोग साथ में ही चलते हैं। कुछ दिन तक, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना तक चलते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति आती है, उस दिन से उन लोगों का क्लास डिमोरलाइज हो जाता है और लोग क्या करते हैं, साथ में चलना छोड़ देते हैं। आपको शिक्षक से 2 कदम आगे ही चलना होगा, तब जाकर के समय पे आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं। तो वही होता है कि बीच में कुछ ऐसे पथ आते हैं जहाँ से बच्चे घबरा जाते हैं और अपने पैरों को पीछे खींच लेते हैं। तो वहाँ पे आपको अपने पैरों को पीछे नहीं खींचना है, इत्मीनान से और बहुत ही ताकत लगा करके उस क्या बोलते हैं, उस पथ को पार करना है। तब जाकर के आप समय पे एक कामयाब इंसान बनिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बकवास न करते हुए आज के क्लास को हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जिक्र करना चाहते हैं कि आज की क्लास हम लोग क्या मतलब पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो आज मैं संपूर्ण बिहार को लेकर के आया हूँ। संपूर्ण बिहार, जहाँ से बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन को एराइज करता है। तो हम लोग बिहार के एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और जितना क्वेश्चन का लेवल बनाता है, हर क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक एक करके हर चीज़ को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि संपूर्ण बिहार इतना छोटा नहीं है, तो इसीलिए आपको इत्मीनान रखना पड़ेगा। और हर चीज़ को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम तो यही कहेंगे, अगर बेनिफिट चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत चीज़ मिलेगा। तो चलिए, नाउ स्टार्ट एंड क्लास हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार के स्थिति को, बिहार में क्या है प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर टाइम में एंड बिफोर पास्ट टाइम में क्या था, हम हर चीज़ को जानेंगे, लेकिन एक एक करके। तो सबसे पहले आप जहाँ पे रहते हैं, आप अपने आस पड़ोस के बारे में जानते हैं, उसके बाद से दूसरे यहाँ जाते हैं। बात गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आप सोचिएगा थोड़े बात को। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के चौहदी से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले बिहार की चौहदी क्या होती है, ठीक ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई, हम मान लीजिए कि अगर स्ट्रक्चर खींचते हैं चारों दिशाओं के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा यानी कि उत्तर हो जाता है, ये आपका ईस्ट हो जाएगा यानी कि पूरब हो जाता है, यह आपका वेस्ट हो जाएगा यानी कि पश्चिम हो जाता है, और यह आपका साउथ हो जाएगा यानी कि दक्षिण हो जाता है। तो उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूरब में क्या है, सबसे पहले इन चीज़ों को सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे उत्तर में चलते हैं नेपाल। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये नेपाल है ना, नेपाल में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत क्या है भाई, सबसे ऊंचा है। तो हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है तो सबसे ऊपर है, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, नेपाल सबसे ऊपर हो गया, ठीक ना। और उसके बाद से मान लीजिए जब ऊपर हो गया ये उत्तर, नहीं हिमालय पर्वत तो वहीं पर है। उसके बाद से उसके नीचे आते हैं, बिहार से अलग हुआ था झारखंड। तो झारखंड को थोड़ा सा लेवल में नीचे रखते हैं, ठीक ना। तो लेवल में नीचे रखिएगा तो जस्ट उत्तर के अपोजिट दक्षिण होता है, तो दक्षिण में झारखंड। तो बिहार का इसका कहीं ना कहीं रिलेशन इससे बैठता है, और उसी के साथ साथ ये पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम में क्या हो जाता है, पश्चिम में सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, ममता बनर्जी, और उनका हो जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक ना। पूरब में, ठीक ना, और पश्चिम में
इधर चलिए पश्चिम में, तो पश्चिम में चलिएगा तो पश्चिम में क्या होता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, यानी कि मैरवा के बाद बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, वहाँ से क्या होता है, उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ से बिहार की चौहदी कोई पूछता है तो सबसे पहले इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप जानते हैं NEWS क्या बनता है, न्यूज। न्यूज से यानी कि चारों तरफ, न्यूज तो सिर्फ घर का नहीं ना मिलता है भाई, न्यूज को बात करें तो न्यूज चारों तरफ यानी कि पूरे विश्व का मिलता है, लेकिन बिहार का पढ़ रहे हैं तो बिहार के चारों तरफ के न्यूज के बारे में बात करेंगे तो बन जाएगा NEWS। तो NEWS यानी कि यहाँ से डायरेक्ट हम चलेंगे तो यहाँ पे चलेंगे, फिर यहाँ पे चलेंगे, फिर यहाँ पे चलेंगे। देखिए कितना सुंदर, अगर आप चाहो तो जेड बन सकता है, जेड पे ही इसको आश्रित मतलब आधारित कर दीजिए, न्यूज को, क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। सोचेंगे हम, सोचने के लिए बहुत चीज़ दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये जो बिहार है, बिहार का नामकरण कैसे हुआ। हम बोले आप लोग को एकदम बेस पॉइंट से लेकर के चलेंगे, ठीक ना। तो बिहार के नामकरण के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इसका नामकरण हुआ 12वीं शताब्दी में। हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं अभी। अगर 12वीं शताब्दी तो समझ लीजिए इससे 8 वर्ष पूर्व, 8 शताब्दी पूर्व, समझ रहे ना, बहुत हुआ, ठीक ना। उस समय अगर हम बोले तो क्या हुआ था, इसके अंत में 12वीं शताब्दी के अंत में जो बौद्ध बिहारों की अधिकतम संख्या, बौद्धों की संख्या बहुत अधिक थी, बौद्धों की संख्या बहुत अधिक थी, ठीक ना। बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण विहार, व याद रखिएगा, व में पेट कटल नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना, पेट कटल नहीं रहेगा। विहार, विहार, विहार नाम पड़ा। और उसके बाद से अभी यानी कि कालांतर में जो हम लोग युग को जी रहे हैं, इस युग में आया तो इसका नाम बदल गया और वो क्या हो गया, बिहार हो गया। पहले विहार नाम था, लेकिन अब इसका नाम क्या पड़ गया है, बिहार नाम पड़ गया है। ओके, एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा, ये सब गौंजा पथारी हो जाएगा। गौंजा पथारी समझ रहे हैं ना, सब काटाकुटी हो जाएगा उसी में। तो इसीलिए हम हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम आगे चलाते हैं। चलिए, शायद आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट को। आगे बढ़ते हैं। अब देख लिए बिहार का नाम कैसे पड़ा भाई। बिहार का नाम पड़ा कि बौद्धों की संख्या अधिक थी, उन लोगों ने नाम रखा बिहार। और कालांतर में आते आते क्या हुआ, ऐसे तो बहुत चीज़ बदल गया है ना। आप चर्चा करोगे, उत्तर प्रदेश में जाओगे तो उत्तर प्रदेश में तो जितना स्टेशन है, शहर है, मैक्सिमम चीज़ों का नाम बदल गया है। और ये अभी की बात बोल रहा है, तो अभी के दौर में देखेंगे तो पहले बिहार था, लेकिन अब क्या हो गया है, बिहार हो गया है। अब बिहार पहले बिहार और झारखंड एक ही में था। और मतलब देखते हैं ना, पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 जब होता है तो उसके बाद से क्या होता है, परिवार अलग अलग हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। संख्या जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो एक आदमी उसको केयर नहीं कर पाता है। इसीलिए उन लोग क्या बोलता है कि चलो 4 आदमी इधर, 4 आदमी इधर, और 2 आदमी क्या करेगा, उसको केयर करेगा, अच्छा से केयर करेगा। और उसमें बेनिफिट किसके होगा, परिवार वालों को बेनिफिट होगा कि उसको क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, मतलब देखभाल करने वाले आदमी होंगे। अब मान लीजिए कि अभी के डेट में आपसे बोलते हैं कि बिहार और झारखंड को एक में रखते तो क्या होता, बहुत ही ज़्यादा एरिया पड़ जाता। जिस प्रकार से अभी क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में हालांकि देखने वाले हैं कि ये कब मतलब दौर आता है, मतलब उसमें डिवाइड का हालांकि सुनने में आ रहा है कि वो उत्तरांचल और पूर्वांचल में क्या होना है, डिवाइड होने वाला है। तो खैर वो तो आगे की बात है, आगे क्या होगी क्या नहीं होगी हम लोग देखेंगे। लेकिन जो हो गया है उस बात को भी देखना जरूरी है कि जो झारखंड है बिहार से कब ये अलग हुआ था। तो 15 नवंबर 2000, 15 तारीख का ऐसा दिन था जिस दिन ये बिहार और झारखंड का जो एक ही परिवार हुआ करता था, 2 परिवार में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया।
ज़्यादा बेनिफिट के लिए इन लोगों को क्या किया कि बेनिफिट के एक आदमी इसका केयर नहीं कर पा रहा था, ठीक ना, इसीलिए इसको क्या किया गया, 2 जगह पे किया गया। आप देखिए आगे यहाँ पर दिया है बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, 15 नवंबर। अब देखिए आप जानते हैं लगभग क्या होता है, 30 दिन का महीना होता है। तो 30 दिन का जब महीना होता है भाई, उसको आधा आधा करेंगे तब 15 और 15 पड़ेगा। तो आप समझिए ना कि बिहार और झारखंड को आधा आधा जब जमीन को बांट दिया गया, मतलब जिस प्रकार से, तो क्या हो गया, 15 नवंबर मान लीजिए, 15 तारीख याद रहेगा, नवंबर आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। और ये तो जो आपका सन है 2000, ऐसे सबको याद रखता है, ठीक ना। 2000 में कोई गड़बड़ी होने वाला काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसका बात करते हैं इसके निर्माण की प्रक्रिया का, कि बिहार का निर्माण की प्रक्रिया ये कब से बनना प्रारंभ हो गया था, तो 26 जून 1950 से ही, यानी कि आज़ादी के 3 साल के बाद ही ये बनना प्रारंभ हो गया। इसके निर्माण की प्रक्रिया जारी कर दी गई थी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, वन लीनियर क्वेश्चन आएगा जिसको आप लोग को याद रखना होगा, ठीक ना। वन लीनियर क्वेश्चन के लिए कोई मतलब ये कंसेप्ट नहीं है कि आपको ऐसे ही याद रखना है, लेकिन कुछ ऐसा आएगा क्वेश्चन जिसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। रट लीजिए सारे क्वेश्चन को, यही सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। राजधानी अगर बिहार का कोई पूछता है तो पटना हो जाएगा। ओके, हम लोग के बिहार का अभी प्रेजेंट में जो राज्यपाल है, ठीक ना, प्रेजेंट में जो राज्यपाल है वो है फागू चौहान। कौन है भाई? फागू चौहान है। मेरे साथ 2 बार बोल लीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक ना। बिहार का राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। मुख्यमंत्री, ये तो नाम भूलने वाला ही नहीं है भाई, मुख्यमंत्री ये नाम भूलने वाला ही नहीं है। लड़का का अगर आज भी जन्म होगा ना, वो याद रख लेगा कि अभी प्रेजेंट में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। कौन है भाई? तो नीतीश कुमार है। ये बहुत ही अनोखे मुख्यमंत्री है भाई। 3 सेशन में ही 7वीं बार इस पद को धारण किए हैं। हम लोग के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये क्या किए हैं? तीसरी बार में ही, यानी कि अभी तक इन्हें 3 बार क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और ये क्या किए हैं? अभी नीतीश कुमार जी हैं प्रेजेंट में मुख्यमंत्री, 7वीं बार बने हैं। ये जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई? नीतीश कुमार जी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जनता दल यूनाइटेड। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बिलोंग करते हैं कौन? नीतीश कुमार। और ये 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जिसमें मैक्सिमम आप देखिएगा तो गठबंधन के सरकार से ही इनका चुनाव होता है। ये पहली बार, शायद पहली बार ही ध्यान देना पड़ेगा कि पहली बार भी इनका सरकार अकेले बना था कि नहीं बना था, देखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से जितनी बार बना है इनका सरकार, लगभग गठबंधन से ही बना है। 2, 3, 4, 5 पार्टियों को मिला करके वोट ज़्यादा हो जाता है भाई। अब ऐसे तो लोग अनुमान लगा लिए भाई जीतेगा कोई भी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौनों पार्टी जीत जाए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। आप देख लीजिए पीछे का हिस्ट्री उठा करके। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए एक चीज़ का चर्चा करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया था, बिहार में दारू को बंद किया था। लेकिन अगर हम आपको बताते चले कि अभी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में दारू और शराब का कारोबार हो रहा है तो हम लोग के बिहार में ही हो रहा है। और नीतीश कुमार जी आएंगे तो क्या बोलेंगे? हमने क्या किया, हमने तो बंद कर दिया है, अब पीने वाले पी रहे हैं। ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। सारा शासन प्रशासन आप ही का है, आप तो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। चलिए आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 7वीं बार ये नीतीश कुमार जी क्या हुए हैं? मुख्यमंत्री चुने गए हैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी से। अभी अगर बात करें उप मुख्यमंत्री का, यानी कि डिप्टी सीएम कौन है हम लोग के बिहार का, तो रेणु कुमारी है और तारकिशोर प्रसाद जी हैं। अभी डिप्टी सीएम 2 लोगों को बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपसे बता देते हैं, डिप्टी सीएम अगर एक भी होते तो काम चल जाता, लेकिन इन लोगों का मन भी तो रखना है ना।
अगर मान लीजिए कि रेणु कुमारी का मन अगर नहीं रखते हैं तो 4 सीट गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए तारकिशोर जी को क्या करते हैं, अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो इनका सीट भी गड़बड़ हो जाएगा। भाई 3 बार 4 बार विधायक रह चुके हैं, और इन लोगों पर ध्यान नहीं देंगे तो दूसरे पर ध्यान थोड़ी ना देंगे। तो ये मजबूत पथ पड़ा इनके लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। तो उन्होंने क्या किया, 2 आदमी को क्या किया, उप मुख्यमंत्री चुन दिया, जबकि आवश्यकता नहीं है। बताइए, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 80 गो लोकसभा का सीट है, और हम लोग के बिहार में कितना है, बिहार में 40 सीट है। वहाँ पे कैसे मुख्यमंत्री सब चीज़ को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे तो 40 गो सीट के लिए क्या हुआ है, आपको 2 गो उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री रखा गया है। तभी तो हम यही नहीं कह सकते हैं कि भाई मन रखने के लिए इन लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, कि चलिए भाई आपको क्या करते हैं, उप मुख्यमंत्री बना दिए। और ये लोग भी क्या सोच रहे हैं कि चल भाई हम उप मुख्यमंत्री है, जय हो जय हो। खैर छोड़िए उसको, वो सब हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आता है तो आदमी बिना चर्चा किए रह भी नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, लोकसभा का सीट हम लोग के यहाँ कितना है, 40 सीट है, और विधानसभा का दूसरा 43 सीट है। और जिला हम लोग के बिहार में टोटल कितना है, तो हम लोग के बिहार में टोटल 38 जिला है। बात समझ गए नहीं, चीज़ों को याद रखिएगा। निर्माण की प्रक्रिया 26 जून 1950, जो कि आपको हम ऊपर ही बता चुके हैं। 26 जून 1950 को क्या हुआ था, निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई थी, यानी आज़ादी के 3 साल के बाद। अगर स्थापना बोलते हैं, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 मार्च 1912 से इसकी स्थापना क्या कहते हैं, मनाते हैं, ठीक ना। ये बहुत पहले की बात हम बता रहे हैं, ठीक ना। इन दोनों में चर्चा कीजिएगा तो ये बहुत ही पीछे चल जाता है। अब देखिए यहाँ पे राज्य पक्षी, अगर बिहार में अगर बोला जाता है कि बिहार का राज्य पक्षी कौन है, तो आप समझ ले गौरैया। देखे ना, और गौरैया बहुत ही एक क्या बोला जाए, एक निष्क्रिय प्राणी हो सकती है। बहुत ही मतलब उन लोगों में क्या होता है, वेट भी कम होता है, और देखा जाए तो वो बहुत ही मतलब कमज़ोर पक्षी होती है, जो किसी भी प्रकार के अल्ट्रावायलेट किरणों को नहीं झेल सकती है। अब देखिए, पहले का ऐसा समय आता था कि अगर आपके घर के आसपास में कोई पेड़ पौधा होता था तो उस पर शाम को या सुबह को किलकारियाँ इतनी मारती थी वो चिड़िया, मतलब सैकड़ों की संख्या में आकर के बैठती थी। लेकिन अब आप जा कर के देखिए कि आपके पेड़ पौधों पे कितनी मतलब गौरैया पक्षी आकर के बैठती हैं। तो ये देखिए, पहले था 2G 3G 4G, ये 5G आ गया। अब इसका सहन वो नहीं कर पाते हैं, और उन लोग का क्या हुआ है, वो लोग विलुप्त हो रहे हैं डायनासोर के जैसे। डायनासोर तो विलुप्त हो गए, अब गौरैया पक्षी भी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रही है, ठीक ना। और राज्य पक्षी, राज्य पशु के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो गौर यानी कि मिथुन है। अब यहाँ पर देखिएगा राज्य पेड़, तो राज्य पेड़ के रूप में पीपल के पौधा को चुना गया। देखिए, पीपल के पौधा को चुन करके बहुत ही अच्छा किया गया है कि पीपल के पौधा क्या है, अगर वेट में देखते हैं और लंबाई में देखते हैं और क्षेत्रफल में देखते हैं तो ये सबसे बड़ा होता है। तो भैया एक बात समझने वाली है कि जितना ही बड़ा पेड़ पौधा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें से उतना ही ज़्यादा निकलेगा, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा वो क्या करेगा, अवेलेबल कराएगा सबके लिए। तो इसीलिए इसको देखिए, पीपल के जो पौधा होता है उसको धर्म से भी जोड़ दिया गया है, और उसको राज्य वृक्ष के रूप में भी उसको क्या किया गया है, राज्य पेड़ के रूप में भी उसको एक्सेप्ट किया गया है। तो चलिए, चाहे जिस रूप से एक्सेप्ट किया गया हो, कम से कम धर्म से जोड़ा गया है, तो आज से कि पेड़ पौधे सुरक्षित है। अगर धर्म से नहीं जोड़ा गया था और राज्य वृक्ष रहता भी ना, तो लोग इसको नहीं छोड़ते, काट देते। क्योंकि धर्म से भाई सबको डर लगता है, भगवान से सबको डर लगता है, गॉड से सबको डर लगता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, सब लोग इसको क्या करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम इसके आगे बढ़ेंगे। तब देखिए यहाँ से राज्य पुष्प, तो कचनार, देखिएगा ना, कचनार का जो पुष्प होता है बहुत ही बढ़िया फूल आता है, देख के दिल खुश हो जाता है। एक बात बता दें आप सबको, या आप कितना भी हम आपको इसका कंसेप्ट क्यों ना दे दे, हर चीज़ को क्यों ना दे दे, लेकिन अगर आप इसको लेने की इच्छुक नहीं है ना, तो फिर देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। बाबू, मौका है, पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा ना
दोनों पक्षों को बोलते हैं, ठीक ना। मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए और कुछ करके दिखाइए जो आपके समाज में क्या हो, नाम हो। देखिए, अगर आपको बोला जाए सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए, ठीक ना, संघर्ष के रास्ते पे चलने के लिए, तो सच्चाई के रास्ते पे और संघर्ष के रास्ते पे बड़ा ही मुश्किल से सब लोग चल पाता है। और देखिए, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी ही अपने धैर्य को खो देते हैं। तो धैर्य को खो दीजिएगा तो क्या पाइएगा। कुछ लोग होते हैं ना, कामयाबी का सीढ़ी क्या होते हैं, ऐसे 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 यहाँ तक चढ़ जाएंगे। जब एक कदम चढ़ना होगा ना, वो वहीं से फेल कर जाते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा और साहस लाइए और चढ़िए आप उस कामयाबी तक, जाइए आप यहाँ तक। लेकिन यही बात तो सबको समझना है ना। मैं तो एक बात आप सबको बताता हूँ, ठीक ना, कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का अगर इतना ही शौक है, सबसे ज़्यादा अगर आज के युवा पीढ़ी अगर मतलब गड़बड़ हो रहा है, बर्बाद हो रहा है ना, तो इसी सब में हो रहा है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का अगर इतना ही मतलब अंदर मन करता है, तो अपने पैरों पे खड़ा होकर के बनाइए ना। गर्लफ्रेंड बनाना है ना, अपने पैरों पे खड़ा होकर बनाइए। बॉयफ्रेंड बनाना है ना, तो अपने पैरों पे खड़ा होकर बनाइए। क्योंकि आने वाला जो समय होगा ना, लोग आपसे आपका स्टेटस पूछेंगे, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपके कितने गर्लफ्रेंड है और कितने बॉयफ्रेंड है। बात समझ रहे हैं ना। देखिए, जितनी भी लड़कियां हैं, सब किसी को लड़का कैसा चाहिए, राजकुमार ही चाहिए। और जितने भी ये राजकुमार है, सबको लड़कियां क्या चाहिए, अच्छी ही चाहिए। लेकिन पढ़ना कौनो नहीं चाहता है मन से, और कामयाबी सबको चाहिए, ठीक ना। ये कैसे संभव है भाई, मैं पूछता हूं, ये कैसे संभव है। आप पढ़िए ईमानदारी से। देखिए, ईमानदारी के रास्ते पे और संघर्ष के रास्ते पे चलिएगा ना, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात समझ रहे हैं ना। आखिर कितने क्षेत्र में मेहनत करना पड़ेगा भाई। आपसे भी कुछ लोग हैं जो आस ला के बैठे हुए हैं कि अपने लड़का लड़की में क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं और मेरा आस ही लगा है कि मेरा लड़का बीपीएससी क्रैक करेगा, मेरा लड़का रेलवे में ड्राइवर बन जाएगा, मेरा लड़का पुलिस बन जाएगा, मेरा लड़का बीएसएफ बन जाएगा। आपसे बहुत लोग आस ला के बैठे हैं, आपके गार्जियन आस ला के बैठे हैं। और आप पैसे बर्बाद नहीं कीजिए। पैसा बर्बाद कीजिएगा, पैसा कल के डेट में कमा लीजिएगा, लेकिन समय बर्बाद कीजिएगा तो समय नहीं कमाइएगा। उस समय आपका क्या होगा, आपके हाथों से निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए ठीक है, जो भी है मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा ना। देखिए, अभी के दौर में क्या हुआ है, 50-50% आरक्षण दोनों पक्ष को मिल गया है, लड़का को भी मिल गया है और लड़की को भी मिल गया है। तो दोनों पक्ष मेहनत करें ना ईमानदारी से। और देखिए, जो लड़की है वो क्या चाहती है कि हम जो उसका मतलब कि जिससे उसका क्या हो, रिश्ता हो, जो जिससे उसका शादी हो, उसका क्या हो, वो अच्छा लड़का मिले। समझ रहे हैं ना। समझ क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा है। वो मतलब बहुत पहले मतलब ये गाना सुने थे, हाँ, राजा जी के हिपिया हिरौआ से सुंदर लागे है। तो देखिए कि हम एक बात बताते हैं कि राजा जी के अगर अच्छा हिपिया चाहते हैं ना, तो आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आने वाला समय में बहुत सारे मिलेंगे हिपिया वाले, ठीक ना। और उन लोगों को भी बोलना चाहते हैं कि आप भी अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो हिपी कोई मायने नहीं रखता है। आप उस पद को धारण कीजिए, उस पदवी को हासिल कीजिए ना, वहीं उस समय आपके लिए हिपिया सिपिया टिपिया सब कुछ होगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए, राज फूल का चनार, राजकीय फल आम होता है भाई। फलों का राजा किससे बोला जाता है, आम को ही बोला जाता है, और खाने में भी बड़ी मजा आता है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रमुख नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हम लोग है कौन सी है, तो प्रमुख नदी का अगर बात बोले तो गंगा नदी है, जिसको बहुत जगह पे गंडक, कोसी और बागमती के भी नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पे बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, तो कहीं पे पद्मा के नाम से जानते हैं। और कोसी बिहार का शोक है। बिहार का अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि बिहार का शोक नदी किसे बोलते हैं, तो आप ना कुछ सोचिए ना समझिए, फटाक से मार दीजिए किसको, कोसी नदी को।
फाल्गु नदी, फाल्गु नदी का एक नाम निरंजना भी है, कहीं पे इसे निरंजना भी बोला जाता है। अब देखिए बागमती है, तो बागमती क्या है, नेपाल से निकलकर बिहार में क्या करती है, प्रवेश करती है। बिहार थी, नेपाल से निकल कर कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, बागमती नदी। गंडक बहुत ही फेमस नाम है, चर्चित नाम है। और नारायणी, नाम सुने हैं ना, नारद मुनि का, नारायण नारायण, वो भी बहुत फेमस व्यक्ति थे भाई। इधर का झगड़ा उधर लगाते थे, उधर का झगड़ा उधर लगाते थे, तो झगड़ा लगाने वाला का तो नाम ऐसे ही फेमस हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है, गंडक बहुत फेमस है, इसीलिए नारायणी भी बहुत फेमस है। नारायण नारायण। अब चलते हैं हम लोग, ये तो था प्रमुख नदियाँ था। देखिए और भी नदी है जिसका चर्चा हम क्या करें, लेकिन सबसे फेमस गंगा, कोसी, फाल्गु, बागमती और गंडक है। और उसके बाद से हम चलते हैं प्रमुख नृत्य के बारे में। तो हम लोग के यहाँ जो सबसे प्रमुख नृत्य होता है, तो प्रमुख नृत्यों में एक नाम आता है विदेशिया। तो विदेशिया नृत्य के जनक, विदेशिया जो नृत्य है उसके जनक किसको माना जाता है, भिखारी ठाकुर को माना जाता है। भिखारी ठाकुर बिहार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं और उन्हीं को क्या माना जाता है, विदेशीय जो नृत्य है उसका जनक माना जाता है। क्लियर। छऊ, छऊ जो है, छऊ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। छऊ एक डांस है जो किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। छऊ डांस किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है, या किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए एक आता है उसके बाद से कटघोड़वा। कटघोड़वा जानते हैं क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग थे कटघोड़वा जो डांस होता है, ये सब देखिए प्रमुख नृत्य के बारे में हम लोग सोच सिर्फ मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं। नृत्य ऐसा नहीं है कि जो लिख दिए सिर्फ वही नृत्य होता है, इसको छोड़ करके और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो प्रमुख होता है परीक्षाओं में वही पूछता है। बात समझ रहे हैं ना। तो प्रमुख में ये आता है कटघोड़वा डांस। तो कटघोड़वा में क्या होता है, आपने देखा होगा कि लकड़ी का घोड़ा बना करके ऐसे और ऐसे पीछे क्या करते हैं, यहाँ पर पहिर लेते हैं और उसी में क्या करते हैं, कटघोड़वा डांस करते हैं, ठीक ना। यानी कि शरीर में एक काठ का घोड़ा बना करके, लकड़ी का घोड़ा बना करके पहन लेते हैं, ठीक ना, और उसमें पहन के क्या करते हैं, डांस करते हैं। समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं। ये एक धोबिया डांस है, ठीक ना। धोबिया डांस ऐसे और ऐसे, ठीक ना, ऐसे ही धोबिया डांस किया जाता है, ठीक ना। और इसमें पुरुष क्या करते हैं, पुरुष और महिला दोनों धोबिया डांस करती है, ठीक ना। आगे चलते हैं। ये पवड़िया। पवड़िया डांस कहाँ किया जाता है, तो देखिए पवड़िया डांस जो होता है ना, पवड़िया डांस किया जाता है कि अगर किसी के घर पे, ठीक ना, क्या हुआ है, जैसे लड़का फड़का होता है ना, तो उसमें क्या होता है, पवड़िया डांस होता है, पवड़िया नृत्य होता है। और उसके बाद से हम चर्चा करते हैं जोगिया डांस। तो जोगिया डांस जो होता है ये होली में किया जाता है, ठीक ना। जोगिया डांस होली में किया जाता है और ये जो जोगिया डांस होता है स्पेशली महिलाओं के लिए होता है, ठीक ना। ये देखिए, अब कहने का मतलब अगर बिहार में हम लोग पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बिहार में ये हर जगह जोगिया डांस होता ही होगा, ठीक ना। लेकिन किताब के पन्नों को पलटिएगा तो इम्पोर्टेंस में आता है कि जोगिया डांस क्या होता है। तो जोगिया डांस जो होता है होली में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाले ये नृत्य है, ओके। अब उसके बाद से आता है झूमर डांस। झूमर ये बिहार का सबसे फेमस डांस है, ये भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग के बिहार में जो शादी विवाह पड़ता है ना, तो महिलाएं चारों तरफ से हाथ को जोड़ा करके क्या करती है, झूमर। तो झूम से आया है ये झूमर, बात समझ रहे हैं ना, झूम से आया है झूमर। ये जितने भी गाना बजाना होता है तो सब करने के बाद से महिलाएं क्या करती है, इस नृत्य को करती है, ठीक ना। इसमें क्या करती है, सभी महिलाएं हाथ को जुड़ा करके एक दूसरे से झूमती है, इसीलिए से इसका नाम क्या पड़ा, झूमर डांस पड़ा, ओके। तो झूमर डांस कौन करता है भाई, तो महिलाएं करती है, ठीक ना। झूमर डांस महिलाएं करती है। एक आता है डोमकच डांस। ये डोमकच नृत्य क्या होता है, तो ये उत्सव के समय पे,
तो उत्सव का अगर बात करते हैं तो बिहार में जब शादी विवाह पड़ता है ना जिसके घर पे, तो कुछ लोग चले जाते हैं और बारात में चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना, बारात में चले जाते हैं तो बारात में बहुत सारे मतलब सब लोग चले जाते हैं। तो जो इसमें घर पे महिलाएं होती है, ठीक ना, उस समय लोग क्या करते हैं, एक नाटक, एक कला को प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। रात में एक कला को प्रदर्शित करते हैं और उसी कला को क्या बोला जाता है, डोमकच नृत्य बोला जाता है, ठीक ना। बहुत ही लो लेवल से हम ऊपर लेकर के चलने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। हर चीज़ को सीखिए, हर चीज़ को जानिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट कर देगा, नहीं तो ये आपको पता है नहीं तो मुझे पता है, इसीलिए हम लोग हर चीज़ों को जान लें, सबसे बेटर होगा। क्वेश्चन जहाँ से राई करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को क्या करेंगे, सही सही मारेंगे आंसर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से एक है जाट जाटी नृत्य है, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें महिलाएं, देखिए ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के द्वारा 4 कदम आगे और 4 कदम पीछे, ठीक ना। एक डांस आप लोग देखे होंगे, ठीक ना। अब कैसे हम यहाँ पर नृत्य करके बताएं, ठीक ना, 4 कदम से ज़्यादा का स्पेस चाहिए तब ना वो करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, महिलाएं 4 कदम आगे और 4 कदम पीछे, ठीक ना, 4 कदम आगे और 4 कदम पीछे। इस डांस में वही होता है, इस नृत्य में वही होता है कि 4 कदम आगे जाते हैं और 4 कदम पीछे जाते हैं। चलिए उसके बाद से एक आता है कर्मा डांस, कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य क्या होता है, आदिवासियों के द्वारा ये किया जाता है, ठीक ना, अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो भैया वो अपने कुल देवता को क्यों प्रसन्न करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, फसल की बुआई करते हैं। तो बिहार में बहुत जगहों पे अगर अपने फसल की नई नई बुआई कर रहे हैं ना, तो घर में मतलब अनेक प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार के मतलब खाना पकाना सब बनता है। तो यहाँ पे क्या भी करते हैं कि नया जब खेती करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, खेत में ले जा करके अपने अन्न पानी का पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार से आदिवासी भी होते हैं, तो आदिवासी संस्कार और संस्कृति बहुत ज़्यादा मानने वाले होते हैं, ठीक ना। तो अपने देवता को, अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, उस नृत्य को करते हैं, जिसमें क्या होता है, उस समय करते हैं नृत्य को जब उन लोग क्या करते हैं, फसल की बुआई करते हैं। एक जो बिहार का सबसे फेमस डांस, सबसे फेमस नृत्य है वो है लवंडा डांस। लवंडा डांस में क्या होता है कि लड़का लड़की के वेशभूषा में क्या करता है, नृत्य करता है। लड़का क्या करता है, लड़की के वेशभूषा में नृत्य करता है। और इसका जीता जागता सबसे चहेता जो एग्जाम्पल बताते हैं बिहार का, अब उसको हम गौरव ही बोलेंगे, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक जाने वाला इंसान, आप उनका हिस्ट्री जान लीजिएगा तो कहिएगा कि ये भाई कहाँ से कहाँ तक चले गए, खेसारी लाल यादव, ठीक ना। खेसारी लाल यादव का नाम जानिएगा तब आप लोगों को पता चलेगा ये लवंडा डांस क्या होता है। ओके, देखिए ये कितने को लगता होगा कि लवंडा डांस अगर हम बोल रहे हैं ना तो इसमें क्या होगा, इसमें बेइज्जती है, इसमें शिकायत है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर तो अगर सिलेबस ही पढ़ाया जाए तो कितने बच्चे शर्मा जाते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं, शर्म के मारे वो पानी पानी हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लवंडा डांस बस एक नृत्य का नाम है, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं, लड़के जो होते हैं लड़की के वेशभूषा में आ करके इस नृत्य को करते हैं, बाकी इसके आगे कुछ नहीं है। ओके, अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसके बाद से हम देख लेते हैं साथ ही साथ बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। हम बिहार का जो बात उठाए हैं तो बिहार के हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग। तो अब इसके बाद से हम लोग जानेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में कि बिहार में कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति रहे। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग रहे, ठीक ना, लेकिन कौन सा क्वेश्चन क्रिएट करता है परीक्षाओं में, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आर्यभट्ट का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। आप लोगों ने क्या लगभग हर कोई जानते हैं आर्यभट्ट के बारे में। वो कैसे मैथमेटिशियन से जिन्होंने पाई का क्या किया, गणना और डेसिमल थ्योरी के बारे में बताया। पाई के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। और उसके बाद से जो डेसिमल थ्योरी थी उसको देने का जो श्रेय जाता है वो आर्यभट्ट को ही जाता है। और उसके बाद से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानेंगे तो उन्हें 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था।
अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि 2001 में बिस्मिल्लाह खान जो थे उनको भारत रत्न से क्यों और किस लिए नवाजा गया था, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा आपको कि बिस्मिल्लाह खान क्या थे, वो थे शहनाई वादक थे, वो शहनाई बजाते थे और उनके जैसा बिहार तो बिहार है, पूरे भारत में कोई शहनाई बजाने वाला नहीं था। शादी विवाह में ये शहनाई का कार्यक्रम चलता है, ठीक ना। और उसके बाद से देखते हैं कि वो थे कहाँ के, तो शाहबाद के थे, भोजपुर से वो बिलोंग करते थे। भोजपुर में एक गांव है शाहबाद नाम है उसका, ठीक ना। वहाँ से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलोंग करते थे, जिन्हें शहनाई वादक के लिए, शहनाई बजाने के लिए उन्हें क्या किया गया था, 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ये भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अगर हम लोग रुपये पैसे की दृष्टि से चलते हैं तो रुपया के मामला में गांधी पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उसमें जिस व्यक्ति को गांधी पुरस्कार दिया जाता है उन्हें 1 करोड़ की राशि दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से चलते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो वीर कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। ऐसे तो अगर बिहार का बात करें तो बिहार में बहुत ऐसा जगदीशपुर है, ठीक ना। एक हमारे गांव के बगल में भी जगदीशपुर है, लेकिन वहाँ से वो बिलोंग नहीं करते थे, ठीक ना। और वो बिहार से वो फेमस हुए सबसे ज़्यादा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी से वो मशहूर हुए थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है कि वो बिहार में कौन से इलाके से बिलोंग करते थे, तो उस गाँव का नाम था जगदीशपुर। ओके, 1857 की क्रांति से उन्हें क्या हुए, फेमस हुए थे। अब चलते हैं साथ ही साथ जान लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जिन्हें हम लोग क्या जानते हैं कि वो भारत के सर्वप्रथम पहले राष्ट्रपति थे, जिन्हें उस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक ऐसी कहानी आती है कि वो जिस रूम में पढ़ रहे थे उनके पास से ही एक बारात गुजर गई, नगाड़े ढोल ताशे के साथ, तब भी उनको पता नहीं चला कि हमारे पास से बारात गुजरी है। शायद ये सही, इसमें कितनी % सच्चाई है वो तो अब इतिहास ही जानता है, ये हम लोग को पता नहीं है। तो इतिहास के तौर तरीके से हम लोग काम करते हैं तो ऐसा सुनने को मिलता है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति वो थे कब? 1962 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति इन्हें ही चुना गया था और इन्हें भारत रत्न तो दिया गया था। लेकिन क्या बोला जाए, अगर साथ साथ एक चीज़ का हम चर्चा करते हैं, ये सिवान से बिलोंग करते थे। सिवान बिहार, जो कि सिवान से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, जीरादेई, उसी गांव से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। वहाँ पे जाइएगा तो इनका स्मारक वगैरह भी बनाया गया है, ठीक ना। कहाँ पे सोते थे, कहाँ पे बैठते थे, क्या करते थे, सब कुछ वहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन एक बात देखा जाए कि ये बिहार के व्यक्ति थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक ना। जिस प्रकार से इनके पास एजुकेशन था उस प्रकार से देखा जाए तो इनकी जो यादें थी वो सब लोगों के विस्मृत होते जा रही है, ठीक ना। सरकार को और सबको इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि भारत के भाई प्रथम राष्ट्रपति थे और बहुत ही एजुकेटेड थे। इनके बारे में भी एक कहानी सुनने को मिलता है कि जब ये अपना पेपर दिए थे ना, तो भारत के जितने भी लोग थे सब लोगों ने इंग्लिश का इनका पेपर चेक किया। सभी ने कितना नंबर दिया? 100 में 100 नंबर दिया। लेकिन जब उसी पेपर को इंग्लैंड में चेक करने के लिए भेजा गया कि भाई 100 में 100 कैसे आ सकता है, तो वहाँ की एक महिला थी जिन्होंने उस कॉपी को चेक किया था, तो बोला था कि 100 नहीं, इन्हें 99 नंबर दिया जाएगा। लेकिन क्यों दिया जाएगा? तो महिला क्या कहती, वही महिला पकड़ी थी कि आई के ऊपर क्या छोड़ दिए हैं, वो बिंदु को छोड़ दिए हैं, ठीक ना। तो सही बात है, उसमें समथिंग एरर था, ठीक ना, जो कि यहाँ के लोगों में के पकड़ में नहीं आया। और इंग्लैंड वाले तो इंग्लिश तो उन लोग का क्या है, सूते उड़ते। और आज के डेट में अगर कोई लड़का जन्म ले रहा है, जन्मते वो इंग्लिश में रोता है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। खैर हम लोग को बिंदु को टारगेट करना है, ठीक ना। ये किस बिंदु से हम लोग किस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। अब देखिए उसके बाद से हम एक कवि के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम था राष्ट्र कवि। इन राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था। ऐसे बहुत सारी उपाधियां हैं जो बहुत लोगों को मिली हुई है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि महात्मा गांधी, तो महात्मा उन्हें उपाधि मिली है, थे तो वो गांधी जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सरदार की उपाधि मिली। तो सरदार की उपाधि उन्हें कहाँ से मिली? तो बरदौली में क्या होता, महिलाओं पे बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था,
ठीक है ना। तो बरदौली के महिलाओं के लिए उन्होंने सरदार नहीं उस समय बोल सकते थे, वल्लभ भाई पटेल थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। वहाँ की महिलाएं उनसे क्या हुई थी, प्रेरित होकर के बोली गांधी जी से क्या कि इन्हें सरदार की उपाधि दे दिया जाए, ठीक ना। ये सही है, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में इन्होंने सोचा था, ठीक ना। कौन, चलिए अब उसके बाद चलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। ये सिमरिया के थे, बिहार में एक जगह पड़ता है सिमरिया। वही के थे। अगर इनके रचनाओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं तो इनकी देखिए रचना तो करने के लिए बहुत सी रचनाओं को मतलब उन्होंने बुक को लिखा हुआ था, लेकिन कुछ फेमस के बारे में चर्चा करते हैं तो कुरुक्षेत्र इनका सबसे फेमस हुआ। कुरुक्षेत्र और एक उर्वशी है जो कि इनकी लेखिका बहुत ही, इनकी रचना क्या होती, बहुत ही फेमस हुई थी। अब जा करके यूट्यूब पे जा करके आप क्रोम पे, गूगल पे जा करके इसके सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद से कुछ और है, रेणुका है, हुंकार है, ठीक ना। ये इन्हीं की रचना है, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, ठीक ना। और इन्हें वीर रस का कवि कहा जाता है। यहाँ से बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन को एराइज करता है कि वीर रस के कवि किन्हें कहा जाता है, तो उन्हें आप मार सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक ना। और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो हम आगे बताएंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वहाँ से चर्चा करेंगे जयप्रकाश नारायण। तो ये जयप्रकाश नारायण हमारे सारण जिला से बिलोंग करते थे, बिहार में ही पड़ता है, और इन्हें ही लोक नायक बोला जाता है। इन्हीं के नाम पे हम लोग का यूनिवर्सिटी भी है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में, ठीक ना। इन्हें ही लोक नायक के नेता भी बोला जाता है, और संपूर्ण क्रांति के जनक इन्हीं को माना जाता है। संपूर्ण क्रांति इन्हीं का देन था, ठीक ना। इन्हें भारत रत्न तो दिया गया, लेकिन क्या ये थोड़ा सा अफसोस लगता है कि मरने के बाद दिया गया। थोड़ा जिंदा रहते तो दिया जाता, तो इनको भी लगता कि चल भाई हमने ये काम किया तो इसके लिए हमें भारत रत्न मिला है। बहुत बड़ी उपाधि है, ये बहुत बड़ी उपाधि है, ठीक ना। 1998 में मरने के बाद से मिला था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। बहुत बार देखा गया है कि मरने के बाद लोकनायक जो थे जयप्रकाश नारायण, उन्हें कब मिला, तो ये 1998, थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब डेट के लिए तो डेट का कोई माई बाप नहीं होता है, ठीक ना, उसको याद करना ही पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बिहार के लिए चर्चित नाम आता है, नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम रह चुके हैं। साथ ही साथ एक चर्चा और कर देते हैं, उनकी जो पत्नी अभी है, प्रेजेंट में अभी है, ठीक ना, राबड़ी देवी। अब जाइएगा तो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की सीएम क्या है, सीएम अनपढ़ थी। तो बिहार के, ये भी बिहार का भाग्य ही माना जा सकता है, ठीक ना, कि ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी है राबड़ी देवी, ठीक ना, लेकिन क्या है, अनपढ़ थी लेकिन मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये मुख्यमंत्री रही होंगी और कैसे बिहार को चलाई होंगी, ठीक है। और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करती है, तो राजद पार्टी से बिलोंग करती है। चलिए हम इसके बाद से कुछ और है, उन लोगों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, ये इन्हें ही सुलभ शौचालय का जनक माना जाता है। अगर बिहार में, अगर भारत में अगर देन है सुलभ शौचालय का, तो वो है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है, ठीक ना। और बहुत ही अच्छा इन्होंने खोज किया था सुलभ शौचालय का, साफ सफाई के मामले में। इस चीज़ को अगर हम लोग जितना भी मतलब इनका सराहना करें, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम है। चलिए अब उसके बाद चलते हैं मीरा कुमार। देखिए नाम यहाँ पे थोड़ा सा मीरा कुमार पढ़िएगा ना तो लगेगा कि रे भाई ये मीरा तो देखने में लग रहा है कि ये तो लड़की का नाम है, लेकिन ये यहाँ पे कुमार क्यों लगा हुआ है। तो ये एकलौता नाम है, मीरा कुमार लड़की है लेकिन नाम क्या है, मीरा कुमार। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाकी ऐसा नहीं तो बिहार में कोई है और ना ही तो भारत में कोई है। एकलौता ऐसा इंसान है जिनका नाम क्या है, मीरा कुमार, और ये महिला है
और ये इंडिया के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई थी। इनके पिता का नाम था जगजीवन राम। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक एक्टर के बारे में, नाम है मनोज बाजपेयी। बेचारे बहुत ही स्ट्रगल के साथ उस ऊंचाई को छुए जिस ऊंचाई को छूने के लिए जा रहा था। कौन? नाम है उनका सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन एक एक्सीडेंट मान सकते हैं उस बेचारे के साथ। ऐसा तो कोई भी खुलासा नहीं हुआ कि वो खुदकुशी किए थे या दूसरा कोई मतलब उनका मर्डर किया था, ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ सामने, तो हम लोग इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखते हैं एक नाम है मनोज बाजपेयी। तो मनोज बाजपेयी जो है इन्होंने क्या किया, बहुत ही स्ट्रगल करके एक बिहार के धरती से, और आज जाइए देखिए एक जीता जागता और सहेता जो एक्टर है जिनका नाम है मनोज बाजपेयी। अब चाहे तो जा करके एक मूवी है आरक्षण, उसमें आप इनको देख सकते हैं कि क्या ये एक्टिंग करते हैं। और इन्हें एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला हुआ था, ठीक ना। कब मिला हुआ था? बेस्ट एक्टर का 2020 में। ये पटना से बिलोंग करते हैं। तो बिहार के धरती से भी बहुत सारे शेर ने जन्म लिया, ठीक ना। और उन्हीं लोगों में से ये है मनोज बाजपेयी, ठीक ना। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया बेस्ट एक्टर का, वो भी कब? तो 2020 में। नेक्स्ट चलते हैं सुशांत सिंह राजपूत, जो पहले ही आपको बता दिए, और इनके बारे में भी कुछ सुन लीजिए। बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला था, वो फिल्म था इनका छिछोरे। छिछोरे फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था। और जहां से ये बिलोंग करते हैं पटना से, ये भी वहीं से बिलोंग करते हैं। ओके, तो अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं आनंद कुमार के बारे में। ये आनंद कुमार, इनके बारे में अगर हम जितना भी इनके बारे में हम बोल दें उतना ही कम होगा। इनका अगर थोड़ा सा आपको बताते हैं इनका कहानी आनंद कुमार के बारे में, कि शुरू में अगर देखा जाए ना, तो इनके घर ऐसी परिस्थिति थी, पढ़ना तो दूर की बात, एक वक्त का रोटी भी खाने के लिए नसीब नहीं था। और आज ये व्यक्ति, जिन्हें प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति सब कोई जानता है, इन्हें विश्व के लोग इन्हें जानते हैं, नाम है आनंद कुमार। पटना में एक बैच चलाते हैं जिसका नाम है सुपर 30। एक इंटरेस्ट एग्जाम के जरिए ये बहुत सारे बच्चों में क्या करते हैं, मात्र 30 बच्चों को चुनते हैं, और 29 बच्चे में क्या होता है, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, जिसका नाम है IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लगभग 30 में 29-28 बच्चे इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। भारत का सबसे बड़ा ये एग्जाम माना जाता है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, जिसका नाम है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक ना। अब इनके कहानी बता देते हैं कि बेचारे ये, ऐसे तो हम लोग किसी भी चीज़ के इतिहास को पढ़ करके ही किसी के बारे में जानते हैं। अब इतिहास में कितनी % सच्चाई है, तो वो तो उस समय के लोग ही, वहाँ के जो लोग हैं वही इन सारी बातों को हकीकत बात बता सकते हैं। लेकिन हम लोग तो इतिहास पढ़ करके इन सारी चीज़ों को जानते हैं। पापड़ बेच करके बेचारे, इनके जो भाई थे और ये थे, इनकी माँ थी, इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, ठीक ना, इस पोजीशन को पाने के लिए। अभी भी जाइएगा ना पटना में, इनका जो बैच चलता है, बहुत हाई फाई आपको कोचिंग देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी इनका कोचिंग जो चलता है बांस के रूम में और करकट में ही चलता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है, इन सुपर 30 के बैच में 30 बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, फ्री में पढ़ाते हैं, खाना पीना सब कुछ फ्री है उनके लिए, ठीक ना। अब देखिए, मान लीजिए कि कहाँ से उठ करके कहाँ पे गए, और 30 बच्चों को शुरू में इनके पास खाने का खुद पैसा नहीं था, और आज 30 बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं। तो इनके बारे में कितना भी अगर हम लोग बड़ाई करें, कितना भी ज़्यादा बातें बोल दे, तो वो कम ही होगा, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन के मामले में बहुत ही एजुकेशन को आगे पहुँचाए हैं, और जटिल से जटिल सवाल को बहुत ही हल्का कंसेप्ट में बता देने का गुण इनके पास है। आगे चलते हैं दशरथ माझी के बारे में। तो दशरथ माझी को ही माउंटेन मैन बोला जाता है। लेकिन भाई, इन्हें माउंटेन मैन बोला क्यों जाता है? तो एक इनके बारे में भी छोटा सा बात बताते हैं आपको कि माउंटेन मैन इन्हें इसलिए बोला जाता है कि इनकी जो पत्नी थी, ठीक ना,
अपने पत्नी से बड़ी ही मतलब बड़ा प्रेम करते थे, ठीक ना। और एक बात बोला जाए, अगर मान लीजिए कि ये एक यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे हॉस्पिटल था और यहाँ पे इनका गांव था, और इसी पहाड़ पे ये काम करते थे, पत्थरों को तोड़ करके बेचना इन लोगों का क्या था, पेशा था। अब बेचारी क्या हुई, इनकी पत्नी तो इनके लिए भोजन लेके जा रही थी पहाड़ पे, लेकिन एकाएक एक एक्सीडेंट हुआ और उनकी पत्नी का पैर फिसल गया और वो पहाड़ से गिर गई, और पहाड़ से गिरने के बाद वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। और जब तक हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता तब तक बेचारी वो दम तोड़ दी। अब देखिए, इन लोगों के पास एक ऑप्शन था कि इस पहाड़ को ऐसे ऐसे करके इस हॉस्पिटल के पास पहुँचे, यानी तो पहाड़ चढ़ करके हॉस्पिटल के पास जाए। तो पहाड़ चढ़ करके जाएंगे तब भी प्रॉब्लम है, और इधर से जाएंगे तब भी प्रॉब्लम है। इधर से दूरी ज़्यादा पड़ जाएगा और पहाड़ को चढ़ करके जाना ये आसान भी नहीं है। बेचारी पत्नी तो मर गई, लेकिन ये अपने पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि बता दे कि ये 55 किलोमीटर का जो पहाड़ था उसको काट करके रास्ता बना दिए। अब समझ सकते हैं कि 55 किलोमीटर चलना मुश्किल होता है, ये 55 किलोमीटर पहाड़ को काट करके बना दिए, तो अपने पत्नी से कितना प्रेम करते होंगे। 55 किलोमीटर लगातार 22 साल और 23 साल उन्हें इस पहाड़ को तोड़ने में लगा। और आजकल के बच्चे हैं 4 साल ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हैं और चाहते हैं क्या कि हम यूपीएससी क्रैक कर दें। ये पागल है। यहां से प्रेरणा लो ना दशरथ मांझी से। ये पता है इनके पास भी खाने के लिए प्रॉब्लम था। अपना जो बकरी थी ना पठरू, गांव में उसको पठरू बुलाया था, बकरी के बच्चा को, उसको बेच के क्या कहते, छेनी हथौड़ी कीने थे, ठीक ना। और उस छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिए। अब देखिए नरेंद्र मोदी के बारे में सुनिए, चाय बेच बेच करके प्रधानमंत्री बन गए। एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बेच करके वो क्या हुए, राष्ट्रपति बने। काहे नहीं इस बात को उठाते हो, इस मैटर को काहे नहीं दिमाग में उठाते हो, तब न जाकर के उससे प्रेरणा मिलेगी। और आजकल के डेट में देखा जाए तो मेरा तो क्या नाम यही है, जितनी सुविधाएं बढ़ रही है शिक्षा उतना ही नीचे गिरते जा रहा है। जितना सुविधा बढ़ते जा रहा है ना, शिक्षा का स्तर उतना ही गिरते जा रहा है। आजकल देखिए कौन बच्चा जो रोड पे लगा हुआ है लाइट, वहाँ पे बैठ करके पढ़ रहा है। घर में तो सारी सुविधाएं है, लेकिन वहाँ पर भी उसका एजुकेशन ठप ही है। बताइए। और आप सोचिएगा क्या, ठीक ना। तो आजकल का जनरेशन जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर पकड़ा है ना, उसी में ये बर्बाद हो रहे हैं। और साथ में ये फ्री फायर मार मार मार, धर धर धर, पटक पटक पटक, समझ रहे हैं ना, उसमें बर्बाद होते जा रहा है, ठीक ना। तो खैर छोड़िए, हम लोग का ये मैटर नहीं है, लेकिन बात को समझना है कि बात कहाँ से उठ रहा है। तो इसी के लिए ये क्या कहते हैं, पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाए, तो इन्हें माउंट मैन की उपाधि मिली, ठीक ना। आज भी जाइएगा ना इनके गांव में, जैसे एंट्री कीजिएगा वहाँ पर लिखा हुआ है दशरथ मांझी रोड। बड़ा ही गर्व की बात है। आप अपना भी नाम देखिए ना, कहाँ पे आपका नाम छपेगा। इस चीज़ को सोचिए कि फ्यूचर में आपका नाम कहाँ छपेगा, फ्री फायर में, पबजी में, या समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 55 किलोमीटर रास्ते को 55 किलोमीटर के पहाड़ को काट करके उन्होंने क्या किया था, रास्ता को क्रिएट कर दिया था। अब चलते हैं श्री कृष्ण सिन्हा के बारे में। तो बिहार के प्रथम सीएम, तो इनके बारे में भी जान लेना जरूरी है कि बिहार के प्रथम सीएम कौन थे। तो श्री कृष्ण सिन्हा थे। ओके, इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां से क्वेश्चन उठाए चाहे ना उठाए कि बिहार के प्रथम सीएम कौन था, लेकिन यहां से क्वेश्चन उठाएगा कि बिहार केसरी के नाम से किनको जाना जाता है। तो वहां पर आपको नाम याद रखना पड़ेगा श्री कृष्ण सिन्हा के बारे में। ओके, अब चलते हैं उसके बाद से चाणक्य का नाम जैसे सामने आता है तो तैसे पता चलता है। अब देखिए उनके बारे में एक कहानी आपको बताते हैं, ठीक ना, कि इनके पिता थे जिनका नाम था चड़ी और ये थे चाणक्य, ठीक ना। इनका दांत के ऊपर एक दांत जम गया था, तो किसी ने बोला, ठीक ना, कि इसमें राजा का कुछ गुण दिखता है। लेकिन इनके पिताजी क्या चाहते थे, हमारा पुत्र राजा ना बने।
ठीक ना। तो कोई बोल दिया कि ये दांत रहेगा तो ये क्या होगा। अब देखिए ये छोटी छोटी कहानियां हैं, कहानी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को याद कर लेते हैं, ठीक ना। उनके पिता ने क्या किया, उस दांत को ही तोड़वा दिया कि मेरा पुत्र राजा नहीं बनेगा, क्योंकि जानते थे राजा बड़ा ही क्या होता है, लोगों को शोषण करता है और ये वो बहुत सी मतलब गलत कार्यों को करता है। इनके पिता नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र क्या हो, राजा बने और फिर से वो क्या करे, इन्हीं सब गलत कार्यों को करे। तो उन्होंने क्या किया था, उस दांत को ही तोड़वा दिया था, ठीक ना। और एक चाणक्य के बारे में बता दें कि उस समय तक्षशिला के ये आचार्य हुआ करते थे। और अभी तक्षशिला कहाँ पे है, तो अभी तक्षशिला जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो तक्षशिला चला गया है पाकिस्तान में, ठीक ना। तक्षशिला के आचार्य रह चुके हैं और उस समय विश्व में इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं था, ठीक ना। इस चीज को भी जान लीजिए, ठीक ना। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। जो ये चाणक्य है, इन्हें अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। इनके पास एक ऐसा गुण था जो सब व्यक्तियों के पास नहीं होता है। अगर आप किसी उलझन में हैं और आप इन पे किसी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, तो आपको ही आपके ही बातों में कैसे उलझा करके आपको नीचा कर देना है और आपको कैसे धराशायी कर देना है, ये गुण इनके पास था, जो किसी भी व्यक्ति के पास नहीं रहता है। आपको ही आपके ही बातों में उलझा करके आपको फंसा देंगे, यानी इसे कूटनीति बोला जाता है। ये राजनीति के बहुत ही मतलब चर्चित नाम उस समय का आता है, इनका नाम था चाणक्य। इसके अब इस हम क्या करें, ये जितने भी महारथी हैं इन लोगों के बारे में कितना भी अगर बोला जाए तो ये क्या है, ये कम ही माना जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और बस आप लोग पॉइंट को चर्चा कीजिएगा, पॉइंट को बस याद रखिएगा। ये कहाँ के थे, तो पाटलिपुत्रा मगध से बिलोंग करते थे। जब सिकंदर की सेना विश्व विजय अभियान के लिए निकली हुई थी, तो सबसे पहले अगर किसी को टेंशन हुआ था तो वो थे चाणक्य, जिन्होंने क्या किया था, मगध के राजा धनानंद के पास जा करके एक अर्जी दी थी कि नहीं आपको क्या करना होगा कि पूरे जो क्या है जनपद है, उस समय जो भारत था पूरे 16 जनपदों में बटा हुआ था, तो 16 जनपद को क्या कीजिए आप एक में मिला लीजिए, तभी सिकंदर से हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, निपट सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं निपट सकते हैं। पता है सिकंदर की सबसे बड़ी खूबी क्या थी, वो क्यों सब देश को जीतते जा रहा था। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, उस सब देशों को क्यों जीतते चला जा रहा था, जिस नदी को वो पार करता था ना, जिस समुंदर को पार करता था कि अब हमको जा करके उस देश के साथ लड़ना है, तो जब ये सब लोग उस नाव से उतर जाते थे ना, तो उस सारा नाव को क्या करता था, तोड़वा देता था, बर्बाद कर देता था। अब उस समय किसी भी सैनिक के पास ये ऑप्शन नहीं था कि अब हम क्या करें, अगर युद्ध से हमको भागना भी है ना, तो युद्ध से नहीं भाग सकता था। क्यों भागेगा कैसे भाई, ना ही तो नाव है, नहीं तो कोई सुविधा है जाने के लिए, और उसके पास एक ही ऑप्शन था, इस राज्य को जीतो, इस देश को जीतो, और नहीं तो अपने प्राण को गवाओ। तो कौन अपना प्राण गंवाना चाहता है भाई। और ऐसे ही क्या किया था, एक ऐसा अभियान को छेड़ दिया था, और इसीलिए इन्हें विश्व विजय का भी उपाधि दिया जाता है। विश्व विजय का तो उपाधि इस चंद्रगुप्त मौर्य को भी दिया जाता है, क्योंकि विश्व विजय था कौन, सिकंदर, और सिकंदर को हराने में किसका हाथ था, चाणक्य का हाथ था, और हराने वाला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो विश्व विजय को हराया तो भी तो विश्व विजय हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते थे, तो मगध से बिलोंग करते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, धनानंद को मारा, और उसी धनानंद के लड़की जिसका नाम था दुग्धरा, उसी से ये प्रेम भी करता था, ठीक ना, और बाद में जाकर के शादी भी किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते थे, मगध से बिलोंग करते थे। मगध के मिट्टी से इन दो लालों ने जन्म लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बना, चाणक्य बने, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। लास्ट नहीं, इसके बाद भी हम बताएंगे आपको, ठीक ना। यहाँ पे ये बिहार खत्म होने वाला नहीं है। गुरु गोविंद सिंह, इन्हें सिखों के 10वें गुरु, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु रहे, ठीक ना। अब चलिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं इन सारी चीज़ों को। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर अच्छा से समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। और इसके बाद से हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके बाद से अब हम लोग देखते हैं
देखिए हम लोग संपूर्ण बिहार में सबको एक ही बार में लेकर के चलने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि पर्यटन स्थल बिहार में कौन कौन सा है, ठीक ना। अब पर्यटन स्थल के बाद से हम लोग एक और टॉपिक बचेगा, उसमें सारी चीज़ को संग्रह करेंगे हम, ठीक ना, जो छूटा बटका होगा। अब देखिए पर्यटन स्थल, तो ऐसे तो पर्यटन स्थल की बात करें तो बिहार में पर्यटन स्थल की कमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुख्य क्वेश्चन वहीं से राइज करता है जो ज़्यादा डेवलप रहता है, ठीक ना। तो कुछ डेवलप हम लोग क्या करेंगे, पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे कि बिहार में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है। तो कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला नाम आता है बोध गया का। तो बोध गया किस चीज़ के लिए मशहूर है, किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक ना। तो वहाँ पर देख रहे होंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के ऐसे बहुत सारी स्मृतियाँ हैं जो आप जाओगे बोध गया में घूमने के लिए तो आपको तरोताज़ा हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को वहाँ पर मिलेगी और बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो आप एक बार बोध गया अवश्य जाए देखने के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है, ठीक ना। तो बोध गया किसके लिए मशहूर है, तो महात्मा बुद्ध के लिए मशहूर है, ठीक ना। ऐसे तो बोला जाए तो महात्मा बुद्ध के बारे में पूरे देश जब घूम करके आए तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में ही हुई। और वहाँ पे एक वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने ज्ञान को हासिल किया, उसका नाम पड़ा बोधि वृक्ष, जिसको एक राजा था शशांक नाम का, उन्होंने क्या किया, उसको कटवा दिया। तो हम लोग कंसेप्ट को जानेंगे। अब ये था गौतम बुद्ध के बारे में। पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही अच्छा घूमने वाला स्थान है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार का एक लौता ये टाइगर रिजर्व है जो कि कहाँ पे है, चंपारण में है। अब चंपारण सत्याग्रह ये चंपारण में ही हुआ था। देखिए सत्याग्रह एक हुआ था, गांधी जी ने उसको चलाया था, वो चंपारण में ही हुआ था। तो ये चंपारण इसके लिए फेमस है, चंपारण सत्याग्रह के लिए भी, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए भी क्या है, फेमस है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि चंपारण किसके लिए फेमस है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए। और कोई क्वेश्चन कर सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। शेरगढ़ का किला, तो शेरगढ़ का किला जो है दुर्गावती नदी के किनारे रोहतास जिला में है। तो देखिए राजस्थान में एक जगह था, वहाँ की एक रानी थी जिसका नाम था दुर्गावती। देखिए थी तो महिला थी तो वो महिला लेकिन बहुत ही साहसी थी वह महिला लेकिन बहुत ही साहसी थी। समझ लीजिए कि जिस प्रकार से झांसी की रानी लड़ी उस प्रकार से दुर्गावती। लेकिन क्या कीजिएगा, इतिहास के पन्नों में कुछ लोगों का नाम ऐसा होता है जो दबे ही रह जाता है और कुछ लोगों का नाम थोड़ा मतलब उबाल मार के ऊपर आ जाता है। तो रानी दुर्गावती बहुत ही बेमिसाल महिला थी, ठीक ना। और रानी दुर्गावती से जितनी भी महिलाएं हैं उन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक ना, कि रानी दुर्गावती किस प्रकार की महिला थी, ठीक ना। चलिए आगे जानते हैं। तो यही है शेरगढ़ का किला है, दुर्गावती नदी के किनारे है। अब कोई पूछ दे कि बताओ भाई ये शेरगढ़ का किला कहाँ है, तो रोहतास जिला में है, जो कि बिहार से बिलोंग करता है, ठीक ना। ये रोहतास जिला में शेरगढ़ का किला है, दुर्गावती नदी के किनारे। चलिए फिर से एक बार बोलते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, और इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात बोलते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय एक, इसको बिहार में ही नहीं, हम अगर पूरे विश्व का बात करते हैं, ठीक ना, पूरे विश्व में ऐसा विश्वविद्यालय कहीं पर नहीं था। इस विश्वविद्यालय की खासियत क्या थी, तो इस विश्वविद्यालय की खासियत थी कि इस विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे पुस्तक पढ़े थे जिसको पढ़ने के लिए विदेशों से लोग आते थे। लेकिन पता ना एक क्या नाम था उसका, एक बख्तियार खिलजी नामक के मुगलिया शासक
में से एक शासक ऐसा है जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। अब देखिए, कहने का मतलब बख्तियार खिलजी आया तो उन्होंने एक बहुत ही विश्व विरासत को नष्ट कर दिया। पता ना उस गधा को क्या प्रॉब्लम था इससे। देखिए, ऐसा कोई भी बीमारी नहीं जिसका बीमारी का इलाज ना हो। तो हर बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग किताबें लिख करके उसमें रखी गई थी। अलग अलग विषयों पे शोध करके उस विश्वविद्यालय में किताबें रखी गई थी। अब देखिए, कहने का मतलब वो एक विश्व विरासत थी, तो विश्व विरासत को वो क्या किया, डेवलप नहीं होने दिया और उसको जला करके नष्ट कर दिया। नाम था उसका बख्तियार खिलजी, ठीक ना। अगर ये बख्तियार खिलजी क्या किया, उसको जलवा दिया और उसमें आग लगवा दिया। आग लगवा देने के बाद से वह विश्वविद्यालय जो था ना 6 महीने तक जलते रह गया। उसमें का जो इम्पोर्टेंट नोट्स और जो किताबें थी ना 6 महीने तक जलते रह गई। अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में है। कुमारगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। अभी वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक ना। क्या क्या वहाँ पर थी, क्या क्या नहीं था, ठीक ना। अब जब तक वहाँ पे जाएंगे नहीं तब पूर्ण रूप से क्या होगा हमको, मतलब देखिए, एक आंखों देखा और एक पढ़ करके जो सीखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप, मतलब जो आंखों से देख करके हम लोग पढ़ते हैं वो बेटर होता है, ठीक ना। लेकिन अब समय मिलेगा तो आप सब जा कर के घूमेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो विश्वविद्यालय था, कुमारगुप्त द्वितीय जी ने क्या किया था, इसको बनवाया था, निर्माण करवाया था। और बख्तियार खिलजी आया, ये गधा वहाँ पे आया और क्या किया, आग लगवा दिया। 6 महीने तक धू धू करके ये जलता रहा। यहाँ पर भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के अध्ययन का एक केंद्र माना जाता था। मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर विश्व के ऐसा कौन सा कोना था जिस कोने से लोग यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करने के लिए नहीं आए थे। वैनसोंग, फाहियान यहाँ पर आए। ये सब 15 वर्षों तक यहाँ पे भारत में आकर के शोध किए इन लोगों ने, और 15 वर्षों तक यहाँ पे जानकारियों को इकट्ठा करके और फिर से अपने देश लौट गए। तो भाई एक बात बताया जाए, कुछ तो था ना भारत में, अभी भी है, लेकिन कहने का मतलब कुछ इतिहास के पन्ने जल गए और उससे हम लोग को ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ थी जो नहीं मिल पाई, ठीक ना। ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ उसमें जल करके क्या हुई, राख हो गई। अब आगे देखेंगे, इसी नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को, वो क्या कर लिया, उसमें उसको शामिल कर लिया गया है, ठीक ना। ये बहुत ही खुशी की बात है कि यूनेस्को में क्या किया गया है, इसे शामिल कर लिया गया है, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से राइज करता है। अब चलते हैं गोलघर के पास। तो गोलघर पटना में जाइएगा तो पटना में गांधी मैदान से बगल में एक गोलघर बनाया गया है। उसकी आकृति एकदम गोल है, ठीक ना। और वो जस्ट जो गंगा नदी है, गंगा नदी के बगल में ही है, यानी उसके तट पे है। अब देखिए गोलघर क्यों बनवाया गया था। वहाँ पे एक अंग्रेजी शासक था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस ने क्या किया था, यह एक अंग्रेज शासक था जिन्होंने क्या किया था, बनवाया था, जो कि पटना गंगा तट के किनारे है। 1770 में इसे बनवाया गया था। तो इसे क्यों बनवाया गया था भाई, अंग्रेज जो फौज थी ना, उन लोगों के खाने पीने के लिए जो अन्न था, अनाज था, उसको संग्रहित करके एक सुरक्षित जगह पर रखने के लिए, ठीक ना। तो पहले से वो लोग अंग्रेज बहुत डेवलप थे। ऐसा कौन सा देश है लगभग जहाँ पे उन लोगों ने राज नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए उन लोगों ने क्या किया, अनाज को संग्रह करने के लिए एक भवन बनाया जिसका नाम पड़ा गोलघर। अभी भी जाइएगा ना, वो सुरक्षित वैसे ही खड़ा है। लेकिन पता ना गधा अपने यहाँ का कैसा ठेकेदार है, सब बनाता है। आज भवन बनाएगा, कोई सरकारी भवन है, आज बनाएगा, 6 महीने के बाद ढह जाएगा। खैर उन लोगों की छोड़िए, ठीक ना। जो जिसका काम है वो तो अपना काम कर ही रहा है। अंग्रेज लोग थे ऐसे बहुत सारे विश्व विरासत को बनवाए, छोड़ करके चले गए, बर्बाद भी किए, ठीक ना।
तो कहने का मतलब क्या है, बस हम लोग को जानना है 1770 में गोल घर को बनवाया गया था, ठीक ना। 1770 में गोल घर को बनवाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था उसको, अंग्रेजी सैनिकों के खाना पानी की व्यवस्था यानी कि अन्न पानी की व्यवस्था के लिए बनवाया था। ओके, अब चलते हैं पटना साहिब। पटना साहिब क्या है, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है। पटना साहिब में एक गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान माना जाता है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, राइट। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब में ही माना जाता है, और पटना साहिब का भी जो संसद है वो है रविशंकर प्रसाद जी है। पटना साहिब में वहाँ के संसद भी कौन है, रविशंकर प्रसाद जी है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। तो शेर शाह सूरी और सासाराम दोनों मिलता जुलता वर्ड है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, यानी कि देखिए यह पटना में पड़ता है। पटना तो छोटा मोटा है नहीं भाई, ठीक ना, पटना तो छोटा मोटा है नहीं, वो बिहार के अंतर्गत आता है। अब आगे चलेंगे, इसके बाद से पत्थर का मस्जिद। अगर बिहार में देखा जाए पत्थर का मस्जिद, तो पत्थर का मस्जिद जो 2 जगहों पे है, बहुत ही फेमस है, ठीक ना। एक पटना में है और एक वैशाली में है, ठीक ना। एक पटना में है और एक वैशाली में है। क्या, तो पत्थर का मस्जिद। सोनपुर का अगर हम बात करें तो सोनपुर जो है ना, सोनपुर किसके लिए फेमस है, तो वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो मेला किस चीज़ का लगता है भाई, तो पशुओं का ही मेला, पशुओं का मेला लगता है। तो पशु के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का मेला वहाँ पे लगता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो वहाँ पे पशुओं का ही मेला लगता है, जो कि अगर देखा जाए तो एक क्या बोला जाता है, गंगा स्नान के बाद से, गंगा स्नान के दिन से ही वो मेला का शुभारंभ होता है, जो कि अभी चल रहा है। प्रेजेंट की अगर बात बोले तो इस समय चल रहा है, अभी 5-7 दिन से स्टार्ट हुआ है। तो यह है सोनपुर, यानी कि एशिया का, ये बहुत बड़ी बात है, एशिया का सबसे बड़ा मेला, पशुओं का सबसे बड़ा मेला हम लोग के बिहार में लगता है। और इस बिहार के धरती पे ये सोनपुर जगह है ना, वहाँ पे जाइएगा तो ये मेला लगता है। विदेशों से लोग आते हैं जानवरों के खरीद बिक्री के लिए, और पूरे बिहार के साथ साथ भारत के पूरे वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं जो जानवरों के खरीद बिक्री में इंटरेस्टेड है, और भी सारी चीज़ों के खरीद बिक्री में इंटरेस्टेड है। वो मेला में जा करके क्या होते हैं, मतलब खरीदते हैं और बेचते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा मेला है जो लगता है सोनपुर में। अब देखिए इसको भी अगर बात बोले, ये खत्म, और उसके बाद से महाबोधि मंदिर तो गया में है। अब देखिए हम यहीं पे चर्चा कर दिए थे आप लोगों को कि बोध, गया में महात्मा गौतम बुद्ध का मतलब क्या है, बहुत सारे अस्तित्व मिलता है। अब यहाँ पर महाबोधि मंदिर के बारे में बात करते हैं, गया जिला में ही है बिहार में, जिसे क्या किया गया 2003 में इसे यूनेस्को में क्या किया गया, शामिल कर लिया गया, ठीक ना। इस मंदिर को भी क्या किया गया है 2003 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पर भी वहीं बता रहे थे आप लोगों को बात हम कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है 2016 में किया गया, और वो 2003 में किया गया, शामिल किया गया यूनेस्को में। अब चलते हैं थोड़ा सा राजगीर में। राजगीर भी बहुत चर्चित जगह है, जहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पर गर्म पानी हमेशा निकलते रहता है, ठीक ना। पहाड़ वहाँ पे जो है, उस पहाड़ से ही वो पानी क्या करता है, बाहर निकलता है, ठीक ना। तो उसमें सल्फर वगैरह का सब मात्रा मिलता है, जिसके चलते क्या होता है, वो पानी गर्म होता है, ठीक ना। तो वहाँ पे गर्म पानी का बहुत सारा कुंड है, ठीक ना। विश्व का शांति स्तूप यह कहाँ है, राजगीर में ही है, विश्व का शांति स्तूप, ठीक ना। वहाँ पे गौतम बुद्ध का एक बहुत ही बड़ा स्तूप बनवाया गया है, ठीक ना। तो वहीं उसी का चर्चा कर रहा है, उसे विश्व शांति स्तूप बोला गया, जो कि राजगीर जिला में
स्थित है। अगर कोई पूछता है कि बताइए जो शांति स्तूप है विश्व का वो कौन से जिला में है, तो राजगृह जिला में है। गर्म पानी का कुंड अगर बात बोलता है राजगृह के तो ये वहीं पर है, ठीक ना। चलते हैं आगे, बक्सर का किला। तो बक्सर का किला अगर फेमस है तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, इसी से बक्सर फेमस है। और बक्सर के किला की बात बोलता है, ठीक ना, तो ये हम बक्सर का किला इसी से फेमस है। 1764 में एक युद्ध हुआ था वहाँ पे, उसी से क्या है बक्सर, और बक्सर का किला फेमस है वहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि वहाँ पे वही की बात बोलता है कि हेक्टर मुनरो, यह क्या था, यह एक अंग्रेज शासक था। हेक्टर मुनरो एक अंग्रेज शासक था जिन्होंने युद्ध लड़ा किससे किससे, अवध नवाब से लड़ा, मीर कासिम से लड़ा और शाह आलम द्वितीय से लड़ा। यह युद्ध किसके बीच चला था, हेक्टर मुनरो एक साइड था और उसके बाद वह किससे किससे लड़ा था, अवध का नवाब से लड़ा था, मीर कासिम से लड़ा था और शाह आलम द्वितीय से लड़ा था वो युद्ध, ठीक है। और उसके बाद से चलते हैं अब छठ पूजा, जो हाल ही फिलहाल में यह क्या हुआ है, छठ पूजा समाप्त हुआ है। यह बोला जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा लोक आस्था का महापर्व है ये, ठीक ना। इस महापर्व में एक महाप्रसाद होता है, ठीक ना, जिसे हम लोग ठेकुआ बोलते हैं। बिहार में उसे ठेकुआ बोला जाता है, जिसे महाप्रसाद, प्रसाद तो सबने खाया होगा लेकिन महाप्रसाद बड़ी ही भाग्यशाली लोग ही खा पाते हैं, जो कि बिहार के लोग हैं। और बिहार के माटी में तो वो दम है कि एक बात आपसे साबित करके हम दिखा सकते हैं कि अभी नहीं, शुरू से लेकर के अभी तक का हिस्ट्री आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा यूपीएससी और बीपीएससी क्रैक करने वाले जो होते हैं वो बिहार के मिट्टी से ही जन्म लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो हेक्टर मुनरो अंग्रेज शासक था, वो किससे किससे युद्ध लड़ा था, अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय से लड़ा हुआ था। और यह देखिए छठ पूजा, तो सूर्य की पूजा होती है इसमें। देखिए हम लोग का बिहार है, सब जगह लोग ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक ना, कि कुछ लोग होते हैं कि सूर्य के जब सुबह में क्या होते हैं निकलते हैं तो उगते हुए सूर्य को पूजा करते हैं। और हम लोग का बिहार है, ठीक ना, उगते हुए सूर्य का भी पूजा करता है और डूबते हुए सूर्य का भी पूजा करता है। ये बहुत ही आनंददायी है, ठीक ना, आनंदित करने वाला ये क्या है, ये बात है और ये चीज़ है, ठीक ना। ये क्या होता है, ये बिहार है, बिहार के मिट्टी पे कुछ भी संभव है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है, उगते हुए सूर्य का ही पूजा होता है छठ में और डूबते हुए सूर्य का भी पूजा होता है। तो ये बहुत ही हम लोग के बिहार में इस पर्व को महापर्व माना जाता है, लोक आस्था का महापर्व है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छठ पूजा, जिसमें सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। पावापुरी, पावापुरी की अगर बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जिनका नाम था महावीर स्वामी। अब देखिए ये लोग क्या है, इंसान थे और इन लोगों को लोगों ने क्या बनाया, भगवान बना दिया। वाकई में अगर देखा जाए तो पूजा तो करने वाले ये महावीर स्वामी हैं, गौतम बुद्ध है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है और भी ऐसे हजारों लोग हैं, ठीक ना, जिनका पूजा करना चाहिए, ठीक ना। खैर जो भी जिस धर्म को मानता है, जिसको जिसमें आस्था है वो पूजा अपना वहीं पे करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक ना। अब चलते हैं यहाँ पे कि 24वें तीर्थकर थे। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। उनका निर्वाण स्थान माना जाता है पावापुरी में, ठीक ना। देखिए भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था ना वो वैशाली में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी, ठीक ना। तो देखिए उस समय जो मरते थे ना लोग, उसको निर्वाण बोला जाता था। क्लियर हुआ, उसको क्या बोला जाता था, निर्वाण बोला जाता था। तो पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई और उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। अब देखिए तेल सोदा कारखाना की बात बोलते हैं तो बरौनी जो बिहार में है, देखिए दो है, एक बरौली है एक बरौनी है। तो बरौली नहीं बरौनी, न यानी कि बरौनी। तो बरौनी में तेल सोदा कारखाना है, ठीक ना।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है खुदा बख्श लाइब्रेरी यानी कि खुदा बख्श पुस्तकालय जो कि पटना में, वहाँ पे अरबी से जुड़ा हुआ बहुत सारे ऐसे आपको किताब मिलेगा, ठीक ना, जो कि अदर लाइब्रेरी में नहीं मिलता है, दूसरे लाइब्रेरी में नहीं मिलता है। वो खुदा बख्श लाइब्रेरी है, पटना में जाइएगा तो एनएमसीएच से बगल में है, ठीक ना, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ पे जाइए, कभी घूमिए, देखिए, बहुत ही अच्छा है। आगे है शहीद स्मारक, यानी कि शहीद स्मारक की अगर हम बात बोलते हैं तो शहीद स्मारक के पास क्या होता है भाई, तिरंगा झंडा फहराने वाला 7 शहीदों का समाधि स्थल है। तिरंगा झंडा फहराने वाला 7 शहीदों का समाधि स्थल है, जो कि कहाँ पे है, पटना में है, वहाँ पे झंडा फहराया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, पर्यटन स्थल। पर्यटन यानी कि ये सब घूमने वाला स्थान है। अब जाओ, कभी अगर समय मिलता है, समय निकाल करके जाओ, इसको देखो, घूमो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं कहीं पे अगर इसको देखा जाए तो हम लोग 2 से 3 दिन में ये सारे चीज़ को चाहे तो घूम सकते हैं और इन सारे चीज़ों का नॉलेज हम लोग एकत्रित कर सकते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं कि जाएंगे घूमेंगे तभी इन सारी चीज़ों को एकत्रित करेंगे, नॉलेज को हम चाहे तो यहाँ से पढ़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय मिलता है तो कभी जाइए, घूमिए, देखिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब इसके बाद से देखिए हम लोग क्या देखते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखते हैं, तो अब चलिए इसके बाद से हम लोग इसको देख लेते हैं कि बिहार की जो कुछ सुप्रसिद्ध वस्तुएं हैं, ठीक ना, वस्तुओं को भी देखना जरूरी है कि बिहार में भाई कौन कौन सा ऐसा वस्तु है जो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही मतलब विख्यात है। तो चलिए बिहार के कुछ ऐसे 5-6 होगा, ज़्यादा कुछ ऐसे देखिए, होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, लेकिन हम उस मुख्य पॉइंट को उठाए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाजीपुर का, जैसे ही नाम आता है तो हाजीपुर के किला बात, समझे है ना। ऐसे छठ में देखिएगा इस प्रकार की महिलाएं गीत भी गाती है, ठीक ना, हाजीपुर के किला से रिलेटेड कुछ गीत भी होता है, ठीक ना। तो देखिए वहाँ पे हाजीपुर का नाम लीजिएगा तो हाजीपुर एक किला मिलता है, ऐसे कुछ बड़ा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा ही होता है, लेकिन बहुत मीठ लगता है। अब जाओगे ना तो जैसे हाजीपुर स्टेशन पे जाओगे या हाजीपुर बस स्टैंड में बता चला ए केला 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 चिनिया केला ऐसे ही बोलेगा, ठीक ना। तो वहाँ का जो चिनिया केला है बहुत ही फेमस है, वहाँ का जो चिनिया केला है बहुत ही फेमस है। अब वहाँ पे चलते हैं गया में, तो गया में जाओगे ना, जब गौतम बुद्ध के वहाँ पे गौतम बुद्ध का जो पर्यटन स्थल है उसको घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पे जाना तो सबसे पहले वहाँ का तिलकुट जरूर खाना, क्योंकि तिलकुट वहाँ का बहुत ही फेमस है, तिलकुट वहाँ का बहुत ही फेमस है। अब तो सीजन तो उसी के चल रहा है, ठंडी में ही सबसे ज़्यादा इसको मतलब कि लोग खाता है, ठीक ना। लाई हो गया, तिलकुट हो गया, और जितना भी हीट चीज़ होता है सब गर्म में ठंडी के दिन में सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं। मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर में जाओगे तो सबसे पहले वहाँ पे बहुत ही मतलब अनेक प्रकार के लीची आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब क्या है, वहीं पे मिलता है शाही लीची, ठीक ना, माने उच्च क्वालिटी का लीची मिलता है, उच्च क्वालिटी का मिलता है लीची। चलिए उसके बाद चलते हैं मुजफ्फरपुर में क्या मिलता है भाई, लीची मिलता है उच्च क्वालिटी का, ठीक ना, और बहुत ही अच्छा लीची मिलता है। वहाँ पे जाओगे तो अभी बताया आप लोगों को शाही लीची मिलते हैं वहीं पे। भागलपुर, तो भागलपुर में जो सिल्की कपड़ा होता है यानी कि मखमली जो कपड़ा होता है ना, तो भागलपुर में इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका व्यापार और वहीं पे बनाया जाता है, ठीक ना। सिल्क कपड़ा के लिए वहाँ पे बहुत सारे कारखाना को भी खोला गया है, ठीक ना, और बहुत सारे कारखाना में महिलाएं भी है, पुरुष भी हैं, उस काम को करते हैं, ठीक है। तो सिल्क कपड़ा के लिए सबसे फेमस है भागलपुर, ठीक ना, सिल्की कपड़ा के लिए। हाँ, साथ ही साथ वहाँ पे चिवड़ा, जो चिवड़ा होता है ना, चिवड़ा भी वहाँ पे बहुत ही मतलब ज़्यादा मात्रा में मिलता है और बहुत ही सस्ता मिलता है। कभी जाना तो वहाँ पे चिवड़ा जरूर मतलब लाना खाने के लिए। और जमुई में जाओगे तो जमुई में रसगुल्ला के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जमुई है बिहार का ही एक क्षेत्र है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे क्या है, जमुई किसके लिए फेमस है, रसगुल्ला के लिए फेमस है, ठीक ना। और चलते हैं मिथिला में।
तो देखिए भाई, ये भागलपुर है, सिल्क कपड़ा के लिए फेमस है और चिवड़ा के लिए फेमस है। और ये मिथिला में चलते हैं तो जो दो जगह होता है, दरभंगा है और मधुबनी है, ये मिथिला के अंतर्गत ही आता है, ठीक ना। तो ये मिथिला के अंतर्गत आता है, तो वहाँ का दही बहुत ही फेमस है। मार दिया जाएगा तो लोल गोल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर दही को उठा करके, अच्छा छोड़िए उसको, ठीक ना, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दही होता है वहाँ पे जो ये क्या है, दरभंगा है और मधुबनी है, जो मिथिला के अंतर्गत आता है, वहाँ का दही बहुत ही फेमस है। और भागलपुर का चिवड़ा, तो दही और चिवड़ा लाइए, कभी खाइए और कबो खिला दीजिए। अब आगे चलते हैं छपरा। ये सब चीज़ में अगर हम लोग देखें तो छपरा सबसे फेमस हो जाता है। जानते हैं क्यों? तो छपरा क्या खिलाता है भाई? लिट्टी और चोखा, सत्तू वाला जो होता है ना, सत्तू वाला, चना का सत्तू वाला, ठीक ना। यहाँ का लिट्टी सबसे फेमस है। कभी आना तो छपरा में लिट्टी जरूर खा करके जाना, क्योंकि छपरा का सबसे फेमस जो भोजन है वो लिट्टी। छपरा का कौन बोलता है? बिहार का सबसे फेमस अगर खाने की बात करें तो लिट्टी चोखा है, जो विश्व विख्यात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये था कुछ सुप्रसिद्ध वस्तुएं। और बिहार में प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम राज्यपाल से चलते हैं। तो प्रथम राज्यपाल चलेंगे तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। नाम तो बहुते बड़का लिए है भाई, काम पता ना कैसे किए होंगे, तो उस समय के लोग ही बताएंगे, और इनके बारे में जब स्टडी किया जाएगा अच्छा से तब जाके पता चलेगा। नाम तो बहुते बड़ा लिए हैं, ठीक ना। और उस समय प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। हम इसका चर्चा इसी मतलब बिहार के टॉपिक में ही पहले कर चुके हैं, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह थे, इनका सेशन था 1946 से लेकर के 61 तक, बहुत दिन रहे थे, ठीक ना। तो हालांकि जो काम करेगा वो तो बहुत दिन रहेगा ही। जैसे देख लीजिए, अब कहने का मतलब क्या है, ये तीसरा सेशन में रह रहे हैं नीतीश कुमार, तो कुछ तो भाई उनमें खासियत होगा जो मतलब अभी तक मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं, ठीक ना। ऐसे तो आपसे चर्चा हम कर दिए हैं कि भाई जीते कोई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब देखिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखते हैं तो आप कभी पटना में जाकर के देखो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही गजटेड है, ठीक ना। तो पटना है जो क्या है, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर वहीं पे बिहार का अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा जिला और भी क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो वो शेखपुरा है, ठीक ना। ये भी बिहार का ही क्षेत्र है जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या में जाओगे तो सबसे बड़ा पटना है, ओके। अब उसके बाद से हम शेखपुरा को क्षेत्रफल के दृष्टि से कहते हैं। तो भैया क्षेत्रफल अगर कम है तो जनसंख्या भी वहाँ पर कम ही होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, जनसंख्या भी सबसे कम ही है। कहाँ पे? शेखपुरा में। सर्वाधिक साक्षरता, यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो वो रोहतास जिला में है, ठीक ना। वो रोहतास जिला में है। रोहतास जिला में ये पहले की जनगणना के अनुसार ये सब बताया गया है, ठीक ना। तो ये 2011 का आंकड़ा है 73%। तो अभी तो अगर मतलब उसको किया जाए तो ये पहुंच चुका होगा लगभग 85-90 के आसपास पहुंच गया होगा, ठीक ना। जो ये आंकड़ा है रोहतास का 85-90 के आसपास हो गया होगा, ठीक ना। अब चलते हैं उसके बाद से, ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला था, और ये न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो पूर्णिया है, 51 है। ये तो बहुत ही ना के बराबर, मतलब 50% वहाँ पे लोग अभी तो क्या है, मतलब अनपढ़ ही है, ठीक ना। 50% लोग वहाँ पे अनपढ़ ही है। तो कहने का मतलब क्या है, पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है, और सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? पढ़े लिखों की संख्या, यानी कि 73.37 से कहाँ का? रोहतास का। ये 2011 के आंकड़ा के अनुसार है। अभी तो ये सब आंकड़ा बदल चुका होगा। बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म का अगर बात करते हैं तो बिहार का सबसे पहला भोजपुरी फिल्म है हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबू। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबू, ये बिहार का सबसे पहला भोजपुरी फिल्म है। चलिए, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबू। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल, तो सबसे बड़ा रेलवे पुल का अगर बात करता है बिहार में तो अब्दुल बारी पुल है जो कोइलवर में है। और ये कोइलवर जो पुल है, रेलवे पुल का बात करता है तो ये भाई पुल है तो जस्ट लाइक किसी न किसी नदी पे होगा, ठीक ना। तो वो है सोन नदी पे, ठीक ना। ये सोन नदी पे सबसे बड़ा रेलवे पुल है जिसका नाम है अब्दुल बारी
पुल, अब्दुल बारी पुल, जो कि कोइलवर में जो सोन नदी है उसी पे यह बनाया गया है अब्दुल बारी पुल, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल है। और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल आप जा करके देखोगे गांधी सेतु है पटना का, ठीक ना। पटना का गांधी सेतु जो है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक है, जो कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है, गांधी जी के नाम से उसको बनाया गया है। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना, देखिए बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जाती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यों को रखा जाता है उसमें, ठीक ना। तो यही बात है कि बिहार का सबसे बड़ी परियोजना है वो गंडक परियोजना है, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बार इस चीज़ को देखा गया है परीक्षाओं में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का सबसे बड़ी परियोजना क्या है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना क्या है, तो है गंडक परियोजना। और खुले विश्वविद्यालय का अगर बात करता है कि बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप डायरेक्ट उसको मार देना नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक ना। ये नालंदा जिला में पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक ना। अब यहाँ पर चलिएगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यानी बहुत ज़्यादा विस्तारित जो है उसके बारे में बोल रहा है, ठीक ना। ये सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है, तो पश्चिम चंपारण है। वहाँ पे जाओगे तो प्लॉटे के प्लॉटे खेत है, ठीक ना। वहाँ पे 2 कट्ठा 4 कट्ठा एक जगह खेतों नहीं मिलेगा, वहाँ पे जाओगे तो 5 बीघा 25 बीघा 10 बीघा 28 बीघा ऐसे ही मिलेगा खेतों। तो क्षेत्रफल तो बड़ा हुआ ना वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अगर पूछता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से तो पश्चिम चंपारण है। और बिहार का प्रथम महाकवि जिनका नाम है विद्यापति, बिहार के ये प्रथम कवि थे जिनका नाम क्या था, विद्यापति था। तो आई होप कि ये बिहार से रिलेटेड जितना भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट हम दिए हैं अच्छा से समझ में आया होगा। तो अच्छा से जब समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और साथ साथ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा वाक्य बोलना चाहते हैं, बात बोलना चाहते हैं कि कहाँ पर शराब और कहाँ पर शबाब होता है, कहाँ पर शराब और कहाँ पर शबाब होता है कि दिल की तन्हाइयों में कुछ अलग सा एहसास होता है, दिल की तन्हाइयों में कुछ अलग सा एहसास होता है। ना जिक्र किया करे किसी बात का, ना जिक्र किया करे किसी के बात का, उदास रहने से चेहरा खराब होता है, ठीक ना। तो चलिए आज के वीडियो के लिए और आज की क्लास के लिए हम यहीं पे विदा लेते हैं और मिलेंगे एक अलग वीडियो में एक अलग एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।